डियर स्टूडेंट A1 एजुकेशन पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय मणि। आज इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान का पेपर जो 2020 में पूछा गया है, जिसका कोड है 824 NL, इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के बारी बारी से हल करने वाले हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहें। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। खंड क में पहले का क है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही होगा, 0.5 एम्पियर। पहले का ख है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, -0.2 डायोप्टर। फिर ग है हमारा आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट और 100 mA पर कार्य करता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, 75 MW। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो हम सभी जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है, तो इस तरह विकल्प नंबर चौथा हमारा सही होगा। इस प्रकार पहले का जो उत्तर होगा दूसरा सही होगा, पहले का ख का उत्तर होगा दूसरा सही होगा, पहले के ग का पहला सही होगा, पहले के घ का चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे का क। एक छात्र कक्षा में शामपट पर लिखी अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसके आँख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि छात्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और इस दोष को संशोधित करने के लिए उसे उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा। छात्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए छात्र को उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे का ख। कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश क्यों वांछित होता है। दूसरे के ख का उत्तर है सोडियम लैंप पीले रंग का प्रकाश प्रदान करते हैं। जब एक सोडियम लाइन पर प्रकाशित होता है तो वह पहले हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश देता है, इसके बाद वह धीरे धीरे पीले रंग का प्रकाश देने लगता है। चूँकि कोहरे में पीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए कोहरे के समय वाहनों में सोडियम प्रकाश वांछित होता है। अगला क्वेश्चन है 2 का ग। आपके घर में विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट और 20 एम्पीयर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितने विद्युत भार संचालित कर सकते हैं। उत्तर हमको किलोवाट में बताना है। उत्तर किस में बताना है, किलोवाट में बताना। तो यहाँ दूसरा के ग में दिया गया है विभवांतर यहाँ दिया गया 250 वोल्ट, विद्युत धारा दिया गया है 20 एम्पीयर। तो हमको शक्ति विद्युत शक्ति कितना, मतलब हम घरों में विद्युत प्रयोग करेंगे तो शक्ति विभवांतर गुणे धारा, तो P बराबर विभवांतर 250 गुणे 20, इस प्रकार ये 5000 वाट हो गया। अब हमको किलोवाट में बनाना है, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वाट। तो हम 5000 में 1000 का भाग दे देंगे तो ये किलोवाट में बदल जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 5 किलोवाट। अतः हम घर में कितना किलोवाट विद्युत प्रयोग करेंगे, 5 किलोवाट विद्युत प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार बताइए। तो यहाँ तीसरे के क का उत्तर है फोकस F और वक्रता केंद्र C के मध्य किरण आरेख। ये किरण आलेख है। यहाँ देखिए ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, इसके मध्य वस्तु रखा गया है और ये जब यहाँ से प्रकाश ये गुजरता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के
बीच में बनता है और कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। तो यहाँ लिखा भी गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा व बड़ा बनता है। अगला प्रश्न है तीसरे के क का अथवा श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए। किस रंग का किरण सबसे अधिक विचलित होती है। तीसरे के क के अथवा का उत्तर है, देखिए यहाँ 1665 में आइजक न्यूटन ने खोजा कि श्वेत प्रकाश के 7 रंग होते हैं। उन्होंने खोजा कि अगर सफ़ेद प्रकाश की एक किरण शीशे के प्रिज्म के माध्यम से गुजरने के बाद वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये रंग हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। इसको शॉर्ट में ये भी लिखते हैं। यहाँ पर चित्र हम दे दिए हैं। श्वेत प्रकाश पुंज ये प्रिज्म है। यहाँ से जब श्वेत प्रकाश पुंज हम भेजते हैं तो यहाँ से ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और ये इसका चित्र है श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम वर्णक्रम। इसमें ये भी पूछा गया है कि किसका अधिकतम विचलन होता है। तो 7 रंगों में बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक तथा विचलन का मान सबसे अधिकतम होता है। यानी जो बैगनी होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक और विचलन भी, जब अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो इसमें विचलन भी ज़्यादा होगा, तो ये विचलन का मान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा का ख। निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा परिपथ दिया गया है और इसमें हमें वोल्टता और विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए ये परिपथ दिया गया है तीसरे के ख में। यहाँ R है 0.5 ओम यानी आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ एक प्रतिरोध दिया गया है ये 10 ओम और ये 3 ओम दिया है। यहाँ पर ये बैटरी है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। यहाँ से विद्युत धारा बहता है। तो यहाँ देखते हैं पहले जो ये 3 ओम और 2 ओम ये किस क्रम में है। तो ये यहाँ से देखिए और इसका दोनों का ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिरे दोनों का एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये श्रेणी क्रम में है। तो हम इसका R' निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में जानते हैं कि R1 धन R2 होता है, तो 3 धन 2 ये हमारा हो जाएगा 5 ओम। उसके बाद से R" निकालते हैं तो R" में देखिए ये यहाँ और इसका दोनों का सिरा अलग अलग है, तो ये और ये मिलके क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ये समांतर क्रम में होंगे तो समांतर क्रम का होता है 1/R' बराबर 1/R1 धन 1/R2 होता है। तो ये हम निकाल लिए समांतर क्रम। इसका मान आ गया 10/3 ओम, 10/3 ओम। अब ये और ये हो गया, तब ये और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ फिर वही सूत्र लगेगा हमारा 1/R'। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो R' कितना हो गया 2.5 ओम। अब यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध, अब देखिए ये हो गया, अब फिर ये है 0.5 ओम। तो यहाँ तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये दोनों जो R है वो श्रेणी क्रम में है, तो इसको जोड़ देंगे तो 3 ओम आ जाएगा। अब हमको धारा ज्ञात करना है, तो धारा I बराबर V/R होता है। तो V दिया है 12 वोल्टेज परिपथ में दिया गया है और 3 हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला, तो 4×12 यानी 4 एम्पियर इसका मान हो गया। अब सेल के सिरों के बीच में वोल्टता, तो V' बराबर E - I × R। E हमारा विद्युत वाहक बल है, तो E टोटल कितना है, यानी उसमें धारा बहने वाला कितना है, टोटल 12 वोल्टेज है। तो E का मान 12 हो जाएगा -3 गुणे R 0.5। तो V' =
आई माइनस आई आर ई माइनस आई आर, तो ये 12 हो गया। आई का मान हो जाएगा हमारा 4 गुणे 0.5, इसको गुणा करेंगे तो 2.0 आ जाएगा, और 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बी डैश हो जाएगा 10 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरे के ख का अथवा। आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रति माह 30 दिन खर्च होने वाला विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य 7 रुपया हो तो यहाँ दिया गया है एयर कंडीशनर का भार कितना है, यानी वो कितना लोड ले रहा है, 1.5 किलोवाट। एक दिन में वो 10 घंटे चलाया जा रहा है। एक महीने में प्रयोग हुआ तो 10 गुणे 30 यानी 300 घंटे वह एयर कंडीशन चला। कुल विद्युत खर्च 1.5 किलोवाट गुणे 300 घंटे यानी 300 घंटा हो गया। तो ये हो गया हमारा 450, भार गुणे समय होता है तो 450 यूनिट होता है। ये यूनिट में हम निकालते हैं, ये 450 यूनिट हुआ। एक यूनिट का दाम कितना दिया गया है, 7 रुपया। तब विद्युत मूल्य हमारा कितना होगा, 450 गुणे 7 यानी टोटल हमारा हो जाएगा 3150 रुपया। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा के अंतर लिखिए। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत एवं कार्य विधि संक्षेप में समझाइए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। चौथे का उत्तर है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर। तो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट होता है, दिश धारा मतलब डायरेक्ट करंट होता है। तो इसमें धारा और दिशा का मान बार बार बदलता है, और दिश धारा में इसका धारा का दिशा स्थिर रहता है, माने एक ही दिशा में बहता है, आइए अल्टरनेट करके बहता है। दूसरा है इस धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है, और इस धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा अंतर हमारा है इस धारा का मापन वाले उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, यानी उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। इस धारा को मापने वाला उपकरण धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसमें और पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत और कार्य विधि। तो ये हमारा जो 824 एनजे जो एक सेट हल कर चुके हैं, जो चौथा का अथवा क्वेश्चन है, तो उसमें आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे के अथवा क्वेश्चन। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला विद्युत बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। चित्र की सहायता से एक विद्युत मोटर की कार्यविधि संक्षेप में समझाइए। चलिए चौथा के क का अथवा है हमारा। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इस नियमानुसार यदि दाएं हाथ की अंगूठा उसके पास की तर्जनी अंगुली तथा मध्यमा अंगुली को परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैलाकर इस प्रकार रखते हैं कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की दिशा में हो, तो मध्यमा अंगुली चालक की धारा की दिशा बताती है। उसके बाद से उसमें दिया गया विद्युत मोटर की कार्यविधि क्या है। तो ये देखिए, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो आर्मेचर पे चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होते हैं। चूँकि आर्मेचर के दोनों सिरे AB एवं CD में धारा की दिशा विपरीत होती है, अतः दोनों ही भुजाओं पर आरोपित बल बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत रहेंगे। इस प्रकार बल युग्म का निर्माण होता है। तीसरा, यह बल युग्म आर्मेचर के एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न करता है। चौथा जो है P तथा Q विभक्त वलय आर्मेचर के साथ गति करते हैं तथा प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात इनका संपर्क X एवं Y से क्रमशः होता रहता है, जिसके कारण AB और CD भुजाओं में धारा की दिशा ज्यों की त्यों बनी रहती है। X एवं Y को कम्यूटेटर या संपर्क ब्रूश कहते हैं। इसकी मदद
से पी एवं क्यू द्वारा विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित होती रहती है। इसका चित्र जो है एनसीईआरटी के चित्र 13.15 में दिया गया है। तो एनसीईआरटी में ये दिया गया है, इसको आप देख के बना सकते हैं। ये चित्र 13.15 में है। ये ध्रुव होता है और ये आर्मेचर को घुमाता है, ये वलय होता है यहाँ पर, और इस प्रकार इसमें क्या होता है, धारा बनी रहती है। तो ये हमारा मोटर की कार्यविधि है, तो आप इसको बना लेंगे। अगला प्रश्न है खंड ख का 5 का क है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड क्या है। तो एल्डिहाइड ये दूसरा ऑप्शन सही होगा हमारा। दूसरा है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और इसका ग है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो Cu से विस्थापित नहीं करती है, ये चौथा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार पांचवें के ख का दूसरा 7 से कम और पांचवें का ग यानी चौथा Cu सही होगा। अगला प्रश्न है छठवें का क, निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। CH3 COOH और दूसरा है HCHO। इसका हमको क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर छठवें के क का उत्तर एथेनोइक एसिड होता है और दूसरा होता है मिथेनल। दूसरा हमारा उत्तर क्या होगा, मिथेनल। अगला प्रश्न है छठवां का ख, बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। और ग दिया गया है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो ये छठवें के ख में हमको बेकिंग सोडा की जो क्रिया उपयोग लिखना था। तो यह प्रश्न पत्र का उत्तर सेट 2 824 NK में उत्तर 8 का ग खंड में देख सकते हैं। ये हमने ये वीडियो बना चुके हैं। तो दूसरे सेट में जो 824 NK है, जिसका प्रश्न है 8वां का ग है, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद से छठवें के ग का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर है सेट नंबर 1 824 NJ में जो छठवें का ग है, इस खंड में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है सातवां के क, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। जिंक चूर्ण को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाए, दूसरा है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो देखिए सातवां के क का पहला था जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाए जाते हैं, तो जिंक सल्फेट प्लस H2 बनता है। और दूसरा था Na2O में जब जल में मिलाए जाते हैं तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सातवां का ख, धातु तथा अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सातवां के ख का उत्तर है धातु और अधातु में अंतर, ये भौतिक गुणों के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया है, धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, धातु अधातु क्षण भंगुर होते हैं। धातु चमकदार होता है, अधातु चमकदार नहीं होता है। तीसरा है धातु लचीली होती है, अधातु लचीली नहीं होती है। और चौथा हमारा है धातु का गलनांक व कथनांक उच्च होता है, अधातु का गलनांक व कथनांक निम्न होता है। अगला प्रश्न है आठवां के क, किन्हीं दो अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें से 4 दिया है, चारों में से आप कोई 2 कर सकते हैं। संकलन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है और दहन अभिक्रिया क्या है। लेकिन हम चारों का हम उत्तर इसमें दे दिए हैं। चलिए आठवां के क का पहला है संकलन अभिक्रिया। जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोक्लोरीन अम्ल बनता है, इसी को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यानी हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोक्लोरीन बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हम सेट नंबर 2 824 NK में
ये प्रश्न संख्या 8 के अथवा के क में हम है, तो आप इस सेट से देख सकते हैं। तीसरा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो इसका भी हम सेट संख्या 1 824 NJ के प्रश्न संख्या 8 के अथवा के क में है, तो आप यहाँ से आप YouTube पर हमारे देख सकते हैं। 8वां के क के उत्तर का चौथा दिया था दहन अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया क्या होता है? दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपित तरह की अभिक्रिया होती है जिसमें से ऊष्मा निकलती है, यानी हम दहन करते हैं तो ऊष्माक्षेपी की तरह ही यह भी एक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। रासायनिक यौगिक धन ऑक्सीजन, तो इससे क्या बनता है? पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक रासायनिक यौगिक लिए CH4 प्लस O2, तो हमें क्या मिला? CO2 प्लस H2 यानी जल। अगला प्रश्न है 8वां के ख, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोग से बनने वाले अस्थायी त्रिअंगी यौगिकों के सूत्र लिखिए। जैसे Mg+N, दूसरा है पोटेशियम और ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और O। तो इसमें हम देखते हैं 8वां के ख का उत्तर है, देखिए पहले में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलके ये बना, फिर पोटेशियम ऑक्सीजन मिलके ये बना, और यहाँ एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलके ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 8वां के क के अथवा क्वेश्चन। क्या होता है जब रासायनिक समीकरण लिखिए? एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। दूसरा है एथेनॉइल अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा है एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। चौथा मेथन का दहन होता है। तो यहाँ 8वां की क का अथवा जो है ये पहला देख लीजिए, ये दूसरा ये रासायनिक समीकरण है हमारा, ये तीसरा है, और चौथा जब हम मेथेन को दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अगला है 8वां के अथवा का ख है। पहला दिया है चांदी का एक तार CuSO4 के विलयन में डुबाया गया तथा एक दूसरा बर्तन में एक तांबे का तार AgNO3 के विलयन में डुबाया गया। दोनों बर्तनों में होने वाली अभिक्रिया का कारण सही समझाइए। और इसमें दूसरा दिया है आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, यानी ये दूसरा है आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो यहाँ 8वां के ख का अथवा है, ये देखिए इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है। जब चांदी को हम CuSO4 में डुबोते हैं तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होता है, और तांबे को जब AgNO3 में डुबोते हैं तो CuNO3 2+2 Ag बनता है। इसमें अभिक्रिया होगी क्योंकि तांबा विद्युत रासायनिक श्रेणी में चांदी से ऊपर आता है। दूसरा था आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है क्योंकि विपरीत आवेश युग्म आयनों के मध्य उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे रासायनिक बंधन जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के द्वारा बनते हैं आयनिक बंधन कहलाते हैं। ऐसे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है खंड ग है, 9वां का क है। परागकोशी में होते हैं, तो परागकोशी में होता है परागकण, यानी तीसरा उत्तर हमारा सही होगा। 9वां के ख है पादम के जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही होगा, जल का संवहन। 9वां का ग है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के कार्य में, शरीर संतुलन में, हृदय स्पंदन में, सभी कार्यों में। तो हमारा ये सभी कार्यों में सही होगा, ये चौथा ऑप्शन सही होगा। समजात अंगों का उदाहरण है तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी का दांत, आलू और घास, उपयुक्त सभी। तो ये भी हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी।
इस प्रकार 9वें के क का उत्तर होगा तीसरा परागकरण, 9वें के ख का उत्तर होगा जल का संवहन पहला, 9वें के ग का उत्तर होगा चौथा सभी कार्य, और 9वें के घ का उत्तर होगा चौथा उपयुक्त सभी। यहाँ दिया है अगला प्रश्न 10 का क, रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ख है दंत क्षरण से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ग है प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका एक नामांकित चित्र बनाइए। तो ये 10 के क ख ग का उत्तर हमको देना है। चलिए 10 के क का उत्तर, रंध्र क्या है, तो पत्तियों, हरे तनों तथा कुछ रूपांतरित तनों की सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इसमें एक जोड़ी वृत्ताकार रंध्र की कोशिकाएं इन छिद्रों को खोलने और बंद होने का नियंत्रण करती हैं। इसका उपयोग क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 10 का ख था, दंत क्षरण क्या है। तो दंत क्षरण, जिसे दंत अस्थि क्षय या छिद्र भी कहा जाता है, यह एक बीमारी है जिसमें जीवाणुविक प्रक्रिया दांत की सख्त संरचना, दंत बल, दंत उत्तक और दंत मूलक को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ये उत्तक क्रमशः टूटने लगते हैं, जिससे दंत क्षय छिद्र, दांतों में छिद्र उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण क्या है, दंत क्षरण दो जीवाणुओं के कारण प्रारंभ होते हैं। पहला ये है स्ट्रेप्टोकाकस म्यूटेंस और लैक्टोबैसिलस। यदि इसका इलाज न किया गया तो इस बीमारी के परिणाम स्वरूप दर्द, दांतों की हानि, संक्रमण और चरम स्थिति में मृत्यु तक हो सकती है। अगला था हमारा प्रश्न 10वां के ग, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो यहाँ देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, किसी उद्दीपन या बाहरी वातावरण में अचानक परिवर्तन के प्रति जन्मजात या बिना सोचे समझे होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र है जो एनसीईआरटी के चित्र संख्या 7.2 प्रतिवर्ती चाप में एक प्रतिवर्ती चाप करके दिया गया है। तो आप लोग इसे बना सकते हैं। 11 का क है अगला प्रश्न, वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये उत्तर है 11 के क का उत्तर है वाष्प उत्सर्जन पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में होने वाले जलहानि को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक निम्न है। पहला है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायु की आर्द्रता बढ़ने से वाष्प उत्सर्जन की दर कम हो जाती है और आर्द्रता घटने से वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। दूसरा है वायु की गति। इसकी गति जितनी अधिक होगी वाष्प उत्सर्जन की दर भी उतनी अधिक होती है, लेकिन तेज हवा चलने पर रंध्र बंद हो जाते हैं और वाष्प उत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तीसरा है तापमान। वायुमंडल ताप में वृद्धि होने के कारण वायु की आर्द्रता कम हो जाती है, वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तापमान कम होने पर वाष्प उत्सर्जन की दर कम हो जाती है। चौथा जो हमारा है प्रकाश तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि और वायुमंडलीय आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे वाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। यहाँ पर ये चित्र है, इस चित्र को आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये पत्ते हैं, रंध्र के माध्यम से ये जल के बूंदे हैं, तो ये वाष्प उत्सर्जन होता है। ये जब यहाँ से वाष्प निकलते हैं तो एक बेलजार में हमने रखा है, तो यहाँ जल की बूंदें दिखाई दे रही हैं। अगला प्रश्न है 11 का ख, अनुवांशिक। 11 के क का अथवा पित्त रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित और एकत्र होता है। पित्त रस क्या है,
11 के क का अथवा पितरस क्या है? पितरस यकृत की कोशिकाओं से बना है। यह पितरस नामक संरचना में संचित रहता है जो कि यकृत के नीचे स्थित होती है। पितरस में पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं, किंतु यह वसा के पाचन में सहायक होती है। पितरस जल में अघुलनशील वसा को घुलनशील वसा में परिवर्तित करना होता है। यह प्रक्रिया वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है 11 का ख। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? इसके जन्मदाता कौन थे? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 11 के ख का उत्तर है जीव विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत सजातीय और परस्पर संबंधी जीवों की आनुवंशिक समानताओं तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी या आनुवंशिकता कहलाती है। इसके जन्मदाता ग्रेगर जॉन्स मेंडल थे। मेंडल ने मेंडलिज्म दिया था। विशेषता आते हैं हम यहाँ पर। आनुवंशिकी के माध्यम से भावी संतान के गुणों का ज्ञान हो सकता है। आनुवंशिक के माध्यम से भावी संतान के गुणों का ज्ञान हो जाता है। दूसरी विशेषता, इसके आधार पर उच्च लक्षणों वाली संतानों की प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है रोग प्रतिरोध पादक जैसे गेहूं, गन्ना, चावल आदि की किस्मों का विकास किया जा सकता है। अगला है उन्नत किस्म बनाकर उनके उत्पाद में वृद्धि की जा सकती है। अगला है आनुवंशिक रोगों की खोज और उनके निदान में भी इसका प्रयोग हो सकता है। यहाँ 11 के ख का अथवा है परागकण क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के परागकण का उल्लेख कीजिए। 11 के ख के अथवा है परागकण। पादप में परागकण नर युग्म होते हैं। ये पुकेसर के फूले हुए भाग परागकोश में पाए जाते हैं। परागकण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। स्वपरागण, इसमें दिया किसी पादप के पुष्प में परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उस पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार किए गए उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। दूसरा होता है परपरागण। जब एक पुष्प के परागण लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों से पहुँचते हैं तो इससे परपरागण कहते हैं। परपरागण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतुओं के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है 12। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? मानव समाज के होने वाले इसके लाभ का संक्षिप्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो 12 का दिया गया है वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी अथवा जिन्हें उपयोगी उत्पाद में रूपांतरित किया जा सके या जिनकी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण में किया जा सके संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में वायु, जल, मृदा, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, वन प्राणी तथा पादपों वनों के रूप में संग्रहित होते हैं। मानव समाज को प्राकृतिक संसाधनों द्वारा निम्न लाभ होता है। पहला लाभ है यहाँ वन जीवों और इनका संरक्षण। वन यहाँ दिया गया है वन जीवों के आश्रय प्रदान करते हैं जिनका व्यापारिक लाभ के लिए अवैध शिकार किया जाता है। वन जीवों की उनकी त्वचा, चमड़ी, दांत, फर, पंख, शल्क आदि के लिए मारा जा रहा है। इनका उपयोग अनेक उत्पादकों के व्यापारिक उत्पादन में किया जाता है। इस कारण खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है तथा परितंत्र का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाता है। अगला है जल और इसका संरक्षण। जल स्थलीय एवं जलीय जीवों के मूल आवश्यक है।
जो कई प्रकार के जल स्रोत जैसे समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि में पाए जाते हैं। वर्षा जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्र पृथ्वी पर सबसे बड़े जल स्रोत है, लेकिन इनका जल उपयोगी होता है क्योंकि इसका जल लवणीय होता है तथा इनको बिना शुद्धिकरण किए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम जल स्रोत का प्रबंधन निम्न विधियों द्वारा करते हैं। पहला है खेती तथा दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बांध, कुंड तथा नहरों का उपयोग करते हैं। दूसरा, यहाँ बांध में संग्रहित जल का नियंत्रित उपयोग करते हैं। अगला लाभ है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जो कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के बने होते हैं। ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। कोयला एक ठोस कार्बनिक ईंधन है जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है। पेट्रो यानी चट्टानों तथा ओलियम तेल प्रकृति में तरल कार्बनिक रसायन के रूप में पाया जाता है। यह अधिक मात्रा में पृथ्वी के सतहों के नीचे भूगर्भ में पाया जाता है। कोयला का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जबकि पेट्रोल उत्पादों जैसे पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग स्कूटर, साइकिलों, कारों, बस, ट्रकों, रेलगाड़ी, जहाज़ों और वायुयानों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। यानी कोयला का उपयोग हम विद्युत उत्पन्न करने में, और जो पेट्रोलियम का जैसे पेट्रोल और डीजल इससे बनता है, तो इससे हम जो मोटरसाइकिल हैं, रेलगाड़ी है, जहाज़, वायुयान है, इसको ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वां का अथवा में किन्हीं दो पर टिप्पणी करना है। ये दो पर टिप्पणी करना है। मानव हृदय के नामांकित चित्र, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और खाद्य श्रृंखला, इस तीन में से दो हमको करना। तो 12 के अथवा में जो पहला क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक के चित्र 6.10 में दिया गया है कि मानव हृदय का चित्र बनाना है, तो वहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद से 12वां की अथवा का दूसरा है ऊर्जा के प्रमुख परंपरागत स्रोत निम्न है। पहला है जीवाश्म ईंधन। लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के सतह के अंदर पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी जो दफन हो गए हैं, पृथ्वी के केंद्र पर अधिक ताप तथा दाब के कारण जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसका अगला है ताप विद्युत संयंत्र। इन संयंत्रों से जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की जाती है। इस ऊष्मा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें जल विद्युत संयंत्र। वह संयंत्र जिसमें बहने वाली पानी की स्थिति ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में की जाती है, जल विद्युत संयंत्र कहलाते हैं। इनमें उत्सर्जित विद्युत जल विद्युत कहलाती है। 12 के अथवा का तीसरा था खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोग ताकि खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के रूपांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह के पथ खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला दो प्रकार के होते हैं। चाणक खाद्य श्रृंखला, ये दिया गया है, उदाहरण में घास, बकरी और मनुष्य। अगला होता है हमारा अपर्दन खाद्य श्रृंखला। अपर्दन खाद्य श्रृंखला क्या होता है? मृत जंतु या पादप अवशेष को हम अपर्द कहते हैं, जिसमें ये केचुआ, मेढक और सर्प ये हमारा हुआ। तो आप सभी को वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।